द एग्जॉर्सिस्ट मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी और आपको ये भी पता होगा कि उसमें एक लड़की के शरीर पर एक भूत कब्जा कर लेता है। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये रियल लाइफ पर बेस्ड एक मूवी थी और इसमें जो लड़की थी वो एक्चुअल में लड़का थी। मेरा कहने का मतलब है एक्चुअल लाइफ में जिसके शरीर पर शैतान का कब्जा हुआ था वो एक लड़का था। जब भी हॉरर मूवी की बात होती है तो हमेशा इस फिल्म का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि न केवल ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी बल्कि ये आज तक की सबसे डरावनी फिल्म थी। इस फिल्म के शूटिंग के वक्त भी क्रू मेंबर्स और एक्टर्स के साथ काफी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं हुई थी। तो आज हम जानने वाले हैं द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की असली कहानी, एक्चुअल में क्या हुआ था, और इस कहानी में भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो आप सभी को एडवांस में न्यू ईयर की बधाइयां। और हाँ भैया, गौरव कटारे एक्स्ट्रा चैनल की हो गई है 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली। तो चलो 30 लाख लोगों को डराते हैं और शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की कहानी कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और एक प्रीस्ट की बातों पर आधारित थी। ये प्रीस्ट उस घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे। इस एक्चुअल केस को मैरीलैंड केस कहा जाता है क्योंकि ये घटना वहीं पर घटी थी जिस जगह का नाम था मैरीलैंड, और इस पर विलियम ब्लैटी ने एक नॉवेल लिखा था और बाद में इसी घटना पर बेस्ड एक मूवी बनी थी। ये फिल्म आई थी 1973 में, मतलब 1973 में। इसमें 13 साल की एक लड़की के शरीर पर शैतान कब्जा कर लेता है और 1949 में ये घटना एक्चुअल में हुई थी जिसमें एक लड़के के शरीर पर एक शैतान कब्जा कर लेता है। लेकिन लड़के को मूवी में लड़की से रिप्लेस क्यों किया गया, मतलब लड़कों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इस लड़के का असली नाम था रोलैंड डू। इसको घर के लोग रॉबी भी कहते थे। एक दिन 52 साल के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट विलियम बॉर्डन को रात में एक अननोन कॉल आती है। विलियम सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और ये कॉल उन्हीं के दोस्त की थी जिनका नाम था रेमंड। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रेमंड। एक्चुअली में जिस रेमंड की हम बात कर रहे हैं वो एक प्रीस्ट थे। रेमंड ने विलियम को कॉल पर बताया कि उन्हें एक महिला का फोन आया था जिन्होंने ये बताया कि उनके बेटे को किसी अज्ञात शक्ति ने काबू में कर रखा है। विलियम को इन सारी चीजों का करीब 26 साल का एक्सपीरियंस था। जब विलियम ने इस पूरी घटना के बारे में फोन पर सुना तो विलियम ने उस परिवार से मिलने का फैसला किया। ये मीटिंग रोलैंड के घर पर हुई थी। ऑब्वियसली रोलैंड के घर पर ही होगी, किसी होटल में तो होगी नहीं, आखिर रोलैंड को भूत ने जो पकड़ रखा था। मीटिंग के दौरान रोलैंड की मां ने बताया कि उनके लड़के के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जिसे ना तो वो समझ पा रही हैं ना ही कंट्रोल कर पा रही हैं। इन घटनाओं की वजह से उनके पूरे घर में काफी दहशत का माहौल है। वैसे तो रोलैंड एक काफी शांत स्वभाव का शरीफ लड़का था, लेकिन इन सारी घटनाओं की शुरुआत हुई थी कई दिन पहले जब मिले नाम की उनकी एक आंटी रोलैंड से मिलने आई थी और वो अपने साथ लेकर आई थी ओइजा बोर्ड। आंटी ने घर पर ओइजा बोर्ड लाकर तो दिया और साथ ही साथ रोलैंड को उसे खेलना भी सिखाया। मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसी आंटी थी। मतलब अगर ऐसी कोई आंटी मेरे घर पे आ जाए ना तो भाई मैं लात मार के भगा दूं उनको। सीरियसली तुम ऐसा कुछ मत करना। वो आंटी कुछ दिन तक रोलैंड के घर पर रुकी और रोलैंड और उसकी आंटी दोनों मिलकर घंटों तक ओइजा बोर्ड पर आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते थे। और जब ये सब हो रहा था उस समय रोलैंड के घर वाले क्या कर रहे थे, मतलब सीरियसली तुम्हारे घर का बच्चा ओइजा बोर्ड यूज कर रहा है और घर में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एनीवेज ओइजा बोर्ड पर घंटों खेलने के बाद भी उन लोगों का आत्माओं से कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया ये ओइजा बोर्ड क्या चीज होती है, तो पक्का तुम नए आए हो, तुम गौरव कटारे एक्स्ट्रा की फाड़ू आर्मी के मेंबर नहीं हो। यार कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देख लेना, इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा ओइजा बोर्ड होता क्या है। हाँ लेकिन केवल वीडियो को देखना, खेलने की कोशिश मत करना। 15 जनवरी 1949 रोलैंड के घर पर रात के समय पानी की बूंदों के टपकने की रोज आवाज सुनाई देने लगी और रात में ये आवाज घर के हर मेंबर को सुनाई देती थी। सभी को लगा था कि कोई नल लीक कर रहा होगा, लेकिन जब नेक्स्ट डे चेक किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई नल लीक नहीं कर रहा था। घर वालों ने इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर ये घटनाएं रोज होने लगी। रोज रात को 2 बजे के बाद पानी के टपकने की आवाज आती थी। 26 जनवरी की रात को अचानक उनके घर पर एक फोन आया। वो फोन उनके रिश्तेदार का था जिन्होंने बताया कि वो आंटी जो ओइजा बोर्ड लेकर आई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी, मतलब किसी को उनके मरने की वजह नहीं पता थी। वो आंटी काफी ज्यादा हेल्दी थी, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर पता नहीं कैसे वो इतनी कम उम्र में मारी गई। वैसे मैं बताऊं, और खेल लो ओइजा बोर्ड, लग गया ना काम। लेकिन जब रोलैंड को इस बारे में पता चला तो वो काफी सैड हो गया क्योंकि वो अपनी इस
इस आंटी से काफी ज्यादा क्लोज था। अब आंटी की मौत के बाद उनके घर में रात के समय पानी के टपकने की आवाज के साथ साथ किसी के चलने की आवाजें भी सभी को सुनाई देने लगी। एक दिन घर के सभी मेंबर ने उनके घर में लगी हुई भगवान की तस्वीर को हिलते हुए देखा। ये तस्वीर ऐसे हिल रही थी जैसे कि कोई इसे गिराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इन घटनाओं का सिलसिला रुका नहीं। चीजों का अपने आप हिलना, अजीब आवाजें आना, ये सब उस घर में एक आम बात हो चुकी थी। एक दिन रोलैंड रात में सो रहा था, तभी उसका बेड अचानक से जोर जोर से हिलने लगा। वो काफी डर गया और रोने लगा। पेरेंट्स ने भी ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा। तो अब क्यों रुके हुए हो उस घर में, भागो ना। लेकिन नहीं भाई साहब, कोई बड़ा कांड होने का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद भूकंप आया होगा इसलिए बेड हिल रहा होगा, लेकिन भाई साहब केवल रोलैंड का बेड हिल रहा था। इसका मतलब वहां पर कोई भूकंप नहीं आया था। 26 जनवरी 1949 रोलैंड के शरीर पर अपने आप कटे हुए घाव के निशान उभरने लगे। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाए। उनका कहना था कि रोलैंड एकदम ठीक है और ये सारे घाव के निशान उसने खुद ही अपने शरीर पर बनाए होंगे। ऑब्वियसली डॉक्टर्स और बोल भी कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद रोलैंड की फैमिली ने एक और कांड किया। उन्होंने ओइजा बोर्ड को वापस निकाला और सारे मेंबर्स ने उस मरी हुई आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो ही कुछ रोलैंड की हेल्प कर पाए। लेकिन भाई साहब ना उस आत्मा से कोई कांटेक्ट हुआ, ना रोलैंड की कोई हेल्प हुई। हुआ तो उससे भी ज्यादा बुरा कि भाई रोलैंड की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। रोलैंड की इस बिगड़ती हुई हालत को देखकर उसकी मम्मी हमेशा रोलैंड पर चिल्लाती थी और यही कहती थी, और चला ले मोबाइल दिन भर। आई वाज जोकिंग, रोलैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। उसकी मम्मी ये सब नहीं कहती थी। लेकिन अगर आपकी मम्मी आपसे यही कहती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इन सारी घटनाओं के बाद घर में एंट्री हुई रेमंड बिशॉप की। ये वही प्रीस्ट थे जिन्होंने कॉल करके विलियम को बुलाया था। दोनों ने घर में आकर भूत को भगाना स्टार्ट किया। उन्होंने एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस को स्टार्ट किया। इस प्रोसेस के दौरान रोलैंड काफी ज्यादा तड़पता था। वो काफी अजीब आवाजें निकालता था और ये नजारा काफी ज्यादा डरावना था। विलियम ने फैसला किया कि इसके शरीर में से शैतान को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का नहीं बच पाएगा। इन दोनों प्रीस्ट ने मिलकर नोट्स बनाना स्टार्ट किए एक्सॉर्सिज्म की पूरी प्रोसेस के। उन्होंने इस एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस के दौरान हर घटना को रिकॉर्ड किया अपने नोट्स में और फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। रेमंड सही हो गया, उसके शरीर से शैतान निकल गया। विलियम और रेमंड दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये शैतान की एक चाल थी, क्योंकि उसी रात को ठीक 2 बजे फिर से शैतान ने रोलैंड के शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर से रेमंड्स और विलियम को बुलाया गया। उन्होंने फिर से एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस को किया। लेकिन अब इस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस के दौरान सभी अड़ोसी पड़ोसी लोगों को पता चल गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर दोनों प्रीस्ट ने फैसला किया कि रोलैंड को लेकर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा ताकि वहां पर ये एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस को और शांति से कर सकें, ताकि वहां पर कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ये वो हॉस्पिटल था जो इन दोनों के दोस्त का ही था। ये एक कैथोलिक हॉस्पिटल था। दोनों प्रीस्ट का ये भी मानना था कि मे बी इस घर में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर शैतान का कब्जा है, जिस वजह से रोलैंड ठीक नहीं हो पा रहा। फिर हॉस्पिटल में रोलैंड को ले गए, उसके साथ एक्सॉर्सिज्म किया गया। इस एक्सॉर्सिज्म के लिए और भी कई सारे प्रीस्ट को बुलाया गया, जिनमें से कि एक का नाम था पी वॉल्टर। ये वो प्रीस्ट थे जिन्होंने इस एक्सॉर्सिज्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। उन्होंने बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी चैनल को दे दिए थे रोलैंड की घटना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। उनका कहना था कि रोलैंड हवा में लेविटेट करता था और ये घटनाएं पी वॉल्टर ने अपनी आंखों से देखी थी। एक्सॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड सभी प्रीस्ट को गालियां देता था, उनके ऊपर थूक देता था, कभी कभी पेशाब भी कर देता था। एक बार तो रोलैंड ने अपना हाथ रस्सी से खोलकर वॉल्टर की नाक तोड़ दी थी। लेकिन फिर भी किसी भी प्रीस्ट ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें रोलैंड की जान बचानी थी, उसे शैतान के कब्जे से मुक्त कराना था। इसलिए वो सब लगे रहे, एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस करते रहे। एक बार रोलैंड ने उन लोगों से एक पेपर और पेन मांगा और रोलैंड ने कागज पर लिखकर जो प्रीस्ट को दिखाया, उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। उस पेपर पर लिखा था कि गौरव कटारिया एक्स्ट्रा के इस वीडियो को लाइक कर देना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उस पेपर पर ये लिखा था कि आई एम अ डेविल इटसेल्फ एंड आई विल शो ए साइन इन 10 डेज। मतलब मैं खुद एक शैतान हूँ और ये बात मैं 10 दिन में साबित कर दूंगा। ये पढ़ने के बाद प्रीस्ट समझ गए कि उनके पास केवल 10 दिन का समय है। इसलिए उन्होंने रोलैंड के शरीर में एक होली सोल को डाला, मतलब एक पवित्र आत्मा को डाला। और जब ये प्रोसेस हुई तो रोलैंड के शरीर में 2 शक्तियां थी, एक शैतान की शक्ति और एक होली आत्मा की शक्ति। और फिर अचानक से एक चमत्कार हुआ। हॉस्पिटल में एक एक्सप्लोजन टाइप का हुआ, बहुत तेज धमाके की आवाज हुई और लाइट चली गई। ये आवाज हॉस्पिटल के हर इंसान ने सुनी थी। और जब लाइट आई तो फिर रोलैंड ने कहा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, शैतान उसके शरीर को छोड़कर जा चुका था। प्रीस्ट की मेहनत रंग लाई थी। ये काफी हद तक एक फिल्मी कहानी लग रही है और इसीलिए शायद इसके ऊपर फिल्म बनी थी। उसके बाद भी काफी समय तक विलियम और रेमंड ने रोलैंड का इलाज किया ताकि उसका शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाए। 19 अप्रैल 1939 को रोलैंड पूरी तरीके से ठीक हो गया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़के की जगह लड़की को मूवी में क्यों लिया गया था, रोलैंड को क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया था। वो इसलिए ताकि रोलैंड की पहचान छुपी रह सके, जैसे वो अभी चैन से जिंदगी जी रहा है। अगर मूवी रिलीज हो जाती, उसका नाम सबको पता चल जाता, तो लोग उसका जीना मुश्किल कर देते। और रोलैंड इस घटना को बार बार याद नहीं करना चाहता है, इसीलिए इस कहानी को पूरी तरीके से बदलकर एक लड़की की कहानी बना दिया गया। प्रीस्ट विलियम की 86 साल की उम्र में मौत हुई, लेकिन मरते दम तक उन्होंने रोलैंड के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ कभी शेयर नहीं की। इस घटना के ऊपर जो डिस्कवरी चैनल पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, उसमें भी रोलैंड का असली नाम यूज नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि रोलैंड आज भी जिंदा है और वो चैन से अपनी जिंदगी जी रहा है। हो सकता है वो अपने साथ घटी हुई इन पुरानी घटनाओं को भूल भी गया हो। लेकिन जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो इस मूवी के मेंबर्स और एक्टर्स के साथ कई रहस्यमय और अजीब घटनाएं घटी थी। इस मूवी के कंप्लीट होने में काफी मुश्किलें आई थी। हालांकि ये मूवी बनी भी और काफी ज्यादा सुपरहिट रही। तो ये थी रोलैंड की असली कहानी, जिसके ऊपर द एक्सॉर्सिज्म नाम की मूवी बनी थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रोलैंड के शरीर पर शैतान ने कब्जा किया था, या उसे कोई मानसिक बीमारी थी, या वो केवल फेमस होने के लिए ये सब नाटक कर रहा था? मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और इस वीडियो को देखने के बाद हमको क्या शिक्षा मिली है, ये कि अगर हमारे घर में कोई रिश्तेदार ओइजा बोर्ड लेकर आता है ना, तो मुझे कमेंट करके बता देना उसके साथ क्या करना चाहिए। मैं तो भाई साहब लात मार के ही भगा दूंगा। एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपकी ही डिमांड पर बना था, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस टॉपिक के लिए कमेंट्स किए थे। तो इस वीडियो को वायरल कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो, हर किसी को बताओ, यह वीडियो दिखाओ और उसे गौरव कटारे की फाड़ू आर्मी का मेंबर बनाओ। तो यार नए साल में चिल मारो, खूब एंजॉय करो, खूब प्रोग्रेस करो। अब मिलेंगे हम 2023 में एक नए फाड़ू वीडियो में।